रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि चाय की केतली के नीचे जलती लकड़ियों की चटकन भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। गांव की सरहद पर बनी गणपत की चाय की दुकान पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। बुधू ने अपनी धुंधली आंखों से अंधेरी सड़क की ओर देखा और चाय का गर्म घूंट भरा। उसके पास बैठा माधव, जो शहर से बड़ी बड़ी बातें लेकर आया था, अभी भी मुस्कुरा रहा था। तू हंस रहा है माधव, बुधू की आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। पर इस सड़क ने अपनों को निगला है। ठीक रात के 2 बजे। माधव ने मजाक के लहजे में कहा। काका, शहर में तो 2 बजे पार्टियां शुरू होती हैं। यहाँ आप डरा रहे हैं। क्या है ये छला हुआ? कोई जानवर या महज कहानियां? बुधू ने अपनी आवाज धीमी कर ली। छलावा कोई जानवर नहीं, वो एक एहसास है। वो तेरी सबसे कमजोर रग जानता है। वो तुझे रात के 2 बजे तक घर पहुंचने की मोहलत देता है। जो पहुंच गया वो बच गया, जो एक पल भी चूका वो फिर कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं वो आवाज देता है, बिल्कुल अपनों जैसी। बिसाऊ की पुरानी साइकिल की चेन हर पैडल शोर कर रही थी, जो इस खामोशी में किसी खतरे की चेतावनी जैसा था। तभी सामने पगडंडी के बीचों बीच एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। बिसाऊ ने कांपते हाथों से साइकिल की घंटी बजाई। आवाज खाली मैदानों में गूंजकर दम तोड़ गई, लेकिन वो साया टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही बिसाऊ चंद कदम की दूरी पर पहुंचा, साये के हाथ में एक लालटेन जल उठी। तो अजी सुनते हो, इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से यहाँ लालटेन लेकर खड़ी हूँ। बिसाऊ के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज हुबहू उसकी पत्नी सुगना की थी। वही लहजा, वही खनक। उसका मन हुआ कि अभी साइकिल रोक दे। बिसाऊ ने हकलाते हुए पूछा, सुगना, तू यहाँ इस वक्त? पर उसने अपनी नजरें सामने पगडंडी पर गड़ाए रखी। उसने फिर घड़ी देखी, 1:59। सिर्फ 1 मिनट। उसने पागलों की तरह पैडल मारना शुरू किया। पीछे से सुगना की आवाज अब चीख में बदल रही थी। रुकिए, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या अपनी पत्नी को इस अंधेरे में मरता छोड़ देंगे? आवाज इतनी मर्मस्पर्शी थी कि बिसाऊ का कलेजा फटने लगा। उसे लगा कि सुगना जमीन पर गिर पड़ी है, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। पगडंडी के पत्थर उसकी साइकिल को उछाल रहे थे। चेन बार बार उतरने को होती, पर वह नहीं रुका। सामने गांव का मुख्य द्वार, वो पत्थर का पुराना खंभा नजर आने लगा था। जैसे ही उसकी साइकिल का अगला पहिया गांव की सीमा के उस पार पहुंचा, उसकी घड़ी की सुई 2 बजे पर टिक गई। एक बंद हो गई। बिसाऊ ने राहत की एक ठंडी सांस ली। उसे लगा वह जीत गया। पर तभी हवा एकदम बर्फीली हो गई। बिसाऊ का शरीर पत्थर का हो गया। उसके कान के बिल्कुल पास एक ऐसी आवाज आई जो सुगना की तो थी, पर उसमें कोई जीवन नहीं था। एक खोखली गूंजती हुई फुसफुसाहट। 2 बज गए बिसाऊ, और तुम अभी भी बाहर ही हो। बिसाऊ ने चीखना चाहा, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। सूरज की पहली किरण जब बरगद के पुराने पेड़ की शाखों से छनकर नीचे पहुंची, तो पूरे अंधियारी गांव का खून जम गया। बिसाऊ, जो कल शाम तक अपनी फटी पुरानी साइकिल पर मुस्कुराते हुए शहर गया था, आज उसी पेड़ से लटका हुआ था। गांव के लोग दूर खड़े कानाफूसी कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत शव के करीब जाने की नहीं हो रही थी। बिसाऊ का शरीर स्थिर था, पर उसकी चेहरा खौफ की एक ऐसी दस्ता बयां कर रहा था जिसे शब्दों में ढालना मुमकिन न था। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थी, पुतलियां ऊपर की ओर खिंची थी, जैसे मरने के आखिरी सेकंड में उसने किसी ऐसी चीज का दीदार किया हो जो इंसान की समझ से परे थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके गले पर फंदे का निशान तो था, पर शरीर पर संघर्ष का एक भी चिन्ह नहीं था। तभी भीड़ के बीच सन्नाटा पसर गया। गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मुखिया जी बड़बड़ाए, तभी भीड़ को चीरती हुई सुगना सामने आई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह दहाड़े मारकर रोएगी,
छाती पीटेगी या बिसाऊ के पैरों से लिपट जाएगी, पर सुगना के कदम स्थिर थे। उसका चेहरा सफेद पत्थर की तरह भावहीन था और आंखों में एक अजीब सा डरावना ठहराव था। मुखिया जी, सुगना की आवाज बिना किसी थरथराहट के निकली। जो होना था सो हो गया, अब तमाशा खत्म कीजिए। मुखिया जी ने थोड़ा चौंक कर उसे देखा। सुगना बेटी, हम समझ सकते हैं कि तुझ पर क्या बीत रही है। तू फिक्र मत कर, हम अभी पुलिस को खबर भिजवाते हैं। शहर से इंस्पेक्टर आएगा, चप्पे चप्पे की तलाशी होगी। बिसाऊ के कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सुगना ने तुरंत अपनी नजरें मुखिया जी की आंखों में गड़ा दी। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने मुखिया जी के शब्दों को बीच में ही काट दिया। नहीं मुखिया जी, पुलिस मत बुलाइए और ना ही किसी को उसे ढूंढने भेजिए। भीड़ में अचानक खुसर पुसर तेज हो गई। कोई कह रहा था कि सुगना सदमे में पागल हो गई है, तो कोई इसे उसकी बेरुखी मान रहा था। मुखिया जी की आंखें सिमट गईं। ये क्या कह रही हो सुगना? तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है और तुम कह रही हो कि कोई जांच ना हो। कानून अपना काम करेगा। कौन सा कानून मुखिया जी? जिस दुश्मन से आप लड़ने की बात कर रहे हैं उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। उसे किसी इंसान ने नहीं मारा। बिसाऊ ने रात के 2 बजे की दहलीज लांघी थी और बदले में उसने अपना वजूद दे दिया। उसे ढूंढने या इस मौत की वजह तलाशने जो भी जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। गांव की भलाई इसी में है कि इस अध्याय को यहीं बंद कर दिया जाए। बस उसकी मिट्टी यहीं दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। सुगना की बातों ने पूरे गांव के मन में दबे उस पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया। मुखिया जी ने एक लंबी सांस ली। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन्होंने गांव वालों की तरफ मुड़कर अपनी लाठी हवा में लहराई। सुनो गांव वालों, सुगना सही कह रहे हैं। यह किसी इंसान की दुश्मनी नहीं, यह तो उस छलावे का ही काम है। बिसाऊ वक्त का पाबंद नहीं रहा। उसने उस नियम को चुनौती दी जिसे हमारे पुरखे सदियों से मानते आए हैं। छलावे के मामले में इंसानी कानून नहीं, कुदरत का खौफ चलता है। अगर पुलिस यहाँ आई और जांच पड़ताल हुई तो वो साया पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। मुखिया जी ने सुगना की ओर देखा, जिसकी आंखों का वो ठहराव अब एक रहस्यमयी मुस्कान में बदलता हुआ लग रहा था। गांव वालों ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन बिसाऊ की मौत को छलावे का शिकार मानकर सरकारी फाइलों से दूर कर दिया गया, पर किसी ने यह नहीं गौर किया कि सुगना की साड़ी का पल्लू पसीने से नहीं बल्कि उस ठंडे पानी से भीगा था जो रात के 2 बजे के बाद गिरने वाली ओस में ही संभव था। रहस्य की परतें अभी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि गांव को लग रहा था कि बिसाऊ मारा गया है, पर हकीकत यह थी कि खेल तो अभी शुरू हुआ था। मुखिया जी ने अपनी जेब से चांदी की एक डिबिया निकाली और तंबाकू रगड़ते हुए बोले, सुगना बिसाऊ ने गलती की थी। वह ईमानदारी का चोला ओढ़कर हमारी जड़ों को खोदने चला था। उसे क्या लगा था कि वह शहर के कलेक्टर को चिट्ठी लिखेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। सुगना की आंखों में चमक आ गई। चिट्ठी तो मैंने गायब कर दी मुखिया जी, पर बिसाऊ का बेटा अब भी सवाल पूछ रहा है। वह कह रहा है कि उसके बाप के पैर के निशान जंगल की उस ढलान तक तो जाते हैं, पर वहां से आगे नहीं बढ़ते। उसे कह देना कि बिसाऊ को छलावा ले गया, और छलावा जिसे ले जाता है उसके निशान मिट्टी पर नहीं, सिर्फ लोगों के खौफ में बचते हैं। मुखिया जी ने ठहाका लगाया, जो रात के सन्नाटे में किसी जंगली जानवर की आवाज जैसा लगा। दरअसल गांव की जिस बंजर जमीन को मुखिया ने शापित घोषित कर रखा था, उसके नीचे शहर के बड़े कारखानों का जहरीला कचरा दबाया जा रहा था। हर रात ट्रक आते, जमीन का सीना चीरा जाता और उसमें मौत का सामान भरकर उसे वापस ढंक दिया जाता। इस राज को छुपाने के लिए छलावे का डर पैदा किया गया था, एक ऐसी काल्पनिक रूह जो आधी रात को गांव की
गलियों में घूमती है। सुगना ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। हिस्से की बात साफ कीजिए मुखिया जी। बिसाऊ मेरा जिगरी था, उसे ठिकाने लगाने में मेरा कलेजा भी कांपा था। अब उस दर्द की कीमत तो मिलनी ही चाहिए। कीमत मिलेगी सुगना। कल रात जब शहर से आखिरी खेप आएगी तो तुम्हें वह संदूक मिल जाएगा जिसका वादा किया था। बस कल की रात और संभाल लेना। सुगना वहां से मुड़ा और खंडहर के रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता घने पेड़ों से घिरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह रुका, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट थी। मुखिया जी, उसने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक साया दिखा। वह साया बिल्कुल बिसाऊ जैसा लग रहा था। वही कद काठी, वही फटी हुई धोती। सुगना का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ वहम है। छलावा तो हमने खुद बनाया है, यह सच नहीं हो सकता। पर तभी एक धीमी फटी हुई आवाज गूंजी। सुगना, मेरा हिस्सा कहाँ है? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने अंधियारी गांव को छुआ तो वह रोशनी उम्मीद की नहीं बल्कि दहला देने वाले सच की थी। पुराने बरगद के पेड़ पर सुगना की लाश झूल रही थी। भीड़ जमा थी, पर सन्नाटा ऐसा कि गिरने वाले पत्ते की आवाज भी धमाके जैसी लगे। सुगना की आंखें बाहर निकली हुई थी और उनका रुख ठीक मुखिया जी की खिड़की की तरफ था। उसके ठंडे पड़ चुके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। मुखिया की निजी मुहर लगी वह चिट्ठी, जिसमें शहर के साहूकारों के साथ किए गए काले सौदे का पूरा कच्चा चिट्ठा था। मुखिया जी यह दृश्य देख रहे थे। उनके हाथ थरथरा रहे थे। उन्होंने जिस छलावे को जन्म दिया था वह अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उन्होंने लोगों को डराने के लिए कहानियां गढ़ी थी, पर अब वे कहानियां मांस और खून का रूप ले चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन आसमान अचानक काला पड़ गया। परिंदे चहचहाना भूल गए और पालतू जानवरों ने रस्सियां तुड़ाकर भागना शुरू कर दिया। अंधियारी गांव में समय का पहिया जैसे टूट गया था। अब 2 बजे का इंतजार कोई नहीं करता था, क्योंकि उस दिन के बाद से सूरज ने कभी पूरी तरह अपनी चमक नहीं दिखाई। गांव पर एक स्थायी धुंध छा गई। मुखिया जी की हवेली के भीतर से आने वाली चीखें 3 दिनों तक सुनाई। जब चौथे दिन गांव वाले हिम्मत जुटाकर अंदर घुसे तो वहां न मुखिया थे न कोई लाश। बस फर्श पर हजारों की तादाद में वही मुहर लगी चिट्ठियां बिखरी थीं और हवा में जहरीले कचरे की सड़ांध के साथ एक ठंडी आवाज तैर रही थी। कहानियां खत्म हो सकती हैं मुखिया, पर गुनाह की गंध कभी नहीं मिटती।